अब देखो यहां पर, सो दिस इज एल्केन एंड दिस इज अनदर एल्केन, बोथ इज रिएक्टिंग विथ HCl, एंड जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन का कुछ रेट होगा, तो मान लेते हैं इस रिएक्शन का जो रेट है R1 है, इस रिएक्शन का जो रेट है R2 है, तो हमें यह निकालना है which alkene will react fastest with HCl, दो एल्कीन में which alkene will react fastest with HCl। अच्छा, अब यहां पर हम लोग पहले देखेंगे, देखो रिएक्शन कौन एल्केन ज्यादा फास्टेस्ट होगा। अब देखो उस हिसाब से पहले यहां पर ध्यान दो, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन, 3, इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, 0, उसका मतलब विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट। अभी हम लोग कुछ डिस्कस किए थे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, करेक्ट और नॉट। तो क्या ये बोलेंगे कि इस, क्योंकि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है तो इसका रिएक्टिविटी, इसका रिएक्शन करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा या कम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो उसीलिए हर जगह हर पॉइंट में तुमको ध्यान से समझना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम लोग डिस्कस किए थे, स्टेबिलिटी, यहां जो रिएक्शन होगा तो इंटरमीडिएट बनेगा। अब हमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये कंपेयर करना है। अब ध्यान से समझो, एल्कीन क्या होता है पहले ये सब बताओ। एल्कीन वेदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन सिस्टम किसमें आता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। एनी सिस्टम जहां वेयर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जहां पर भी कार्बन के साथ कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑल दो सिस्टम्स आर सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। ऑल एल्कीन, ऑल अल्काइन, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड आर न्यूक्लियोफाइल। सो एल्कीन क्या है, एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है। HCl क्या हो गया, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल ब्रेक एज H+ एंड Cl-। So HCl में there are two parts, H+ and Cl-। What is the H+ part? It is the electrophile, and what is the Cl- part? It is the nucleophile। तो एक न्यूक्लियोफाइल के तरफ अप्रोच किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल उसको अप्रोच करेगा या न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ऑपोजिट ही तो अप्रोच करेगा। एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरफ पहुंच सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ पहुंचने का टेंडेंसी बहुत ही कम होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करता है। So thereby we can say that electrophile who is going to attack on the first step, H+। H+ is going to attack on the first step। अब देखो होगा कैसे करके रिएक्शन होता है। H+ is nothing but proton, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, इट इज हैज 0 इलेक्ट्रॉन, इट इज ओनली हैविंग ए प्रोटॉन। अब जब H+ इसके पास पहुंचा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के पास, तो इसका मतलब अब यहां क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अटैक नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब यहां जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड है, और हमें पता है कि पाई बॉन्ड तो वीक होता है, पाई बॉन्ड का मोबिलाइजेशन या शिफ्टिंग आसानी से होता है, सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग आसानी से नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट होने का मतलब सिग्मा बॉन्ड को टूट जाना पड़ेगा, तो बॉन्ड ही टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाने का मतलब दोनों कार्बन अलग हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। तो उसका मतलब ब्रेक किसका कराएंगे, हमेशा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो ब्रेक होगा, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट शिफ्टिंग, तो द पाई इलेक्ट्रॉन कुड शिफ्ट ऑन द राइट साइड कार्बन और इट कुड शिफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड कार्बन। उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। सो जब वो राइट साइड शिफ्ट होगा तो इसका पहला इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, मतलब यहां नेगेटिव बन गया, यहां पॉजिटिव बनेगा। जस्ट बिफोर अटैक बाय H+, इस फॉर्म में आ गया होगा, एक पहला पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा, इस कार्बन में नेगेटिव और इस कार्बन में पॉजिटिव, दैट कुड बी द सेकेंड पॉसिबिलिटी। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये दोनों पॉसिबिलिटी में विच इज करेक्ट। 2 पॉसिबिलिटी है, जस्ट H+ इज अबाउट टू अटैक, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट शिफ्टिंग हो गया,
What is this effect is called? Electromeric effect. What is the electromeric effect? During the attack of the reagent, what is reagent? Electrophile or nucleophile? During the attack of the reagent, the complete movement of the pi electron is known as electromeric effect and it is a temporary effect. So दो possible कंडीशन केस बन गया जस्ट बिफोर अटैक. अब अटैक होगा किसका? H प्लस. तो अब ये वाला कंडीशन केस बनेगा तो H प्लस जाके नेगेटिव के साथ अटैच कर जाएगा, तो यहां पर H बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और इस केस में बॉन्ड यहां बना लेगा. तो दो केस हमारे पास बन गया, दो इंटरमीडिएट बना. अब जरा कंपेयर करो इंटरमीडिएट ए और इंटरमीडिएट बी. मतलब इंटरमीडिएट का मतलब क्या? देयर आर टू पाथ्स. रिएक्शन के लिए प्रोसेस प्रोग्रेस करने के लिए उसके पास दो पाथ अवेलेबल है. एक इस पाथ से वो जा सकता है, एक इस पाथ से वो जा सकता है. वही पाथ से न जाएगा जो ज्यादा स्टेबल होगा. अब जरा कंपेयर करो स्टेबिलिटी ऑफ द ए और स्टेबिलिटी ऑफ द बी, विच इज मोर स्टेबल. कैसे पता चला कि ये स्टेबल है? क्योंकि इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? sp3 attached to sp2 and sp3 attached to sp2. How many hyper conjugation? It is having 6 hyper conjugation and it is having how many hyper conjugation? sp3 attached to sp2. क्या इसको भी काउंट करेंगे क्या इन तीनों को? नहीं सर. तो उसका मतलब दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन दिस. तो कार्बोकेटाइन जब ये स्टेबल है मतलब ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है. जब ज्यादा स्टेबल है तो उसका मतलब क्या? मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल गो बाय दिस पाथ. वो इस पाथ में क्यों आना चाहेगा जब ये स्टेबल इंटरमीडिएट ही स्टेबल है? जब हमारे घर में जब हमको कहीं जाना है और वहां जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते अवेलेबल है, तो हम भाई उसी रास्ते को ना लेंगे जो ज्यादा स्टेबल है. स्टेबल है मतलब जो रास्ता ज्यादा स्मूथ है, आसानी से पहुंच सकते हैं. हम उस रास्ते से कैसे जाएंगे? क्यों जाएंगे? जिस रास्ते से जाने से ज्यादा ट्रैफिक होगा, ज्यादा जैम होगा, जहां पहुंचना टाइम ज्यादा लग जाएगा, वहां तो हम लोग क्या हो जाएंगे? वहां थक जाएंगे वहां उस रास्ते से जाने से. तो एग्जैक्टली ऐसे यहां पर भी है. प्रोग्रेस करने के लिए इसके पास दो पाथ अवेलेबल है. एक तो ऐसे जा सकता है, एक इसके थ्रू से जा सकता है. अब मॉलिक्यूल के पास दो ऑप्शन है, यहां से भी यहां से भी. तो मॉलिक्यूल तो उसी पाथ से जाएगा जहां पर जाने के लिए जो स्टेबल इंटरमीडिएट है. उसका मतलब इंटरमीडिएट दिस इज मोर स्टेबल देन दिस. तो कैसे पता चला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर किया थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन. Thereby it will go by this path compared to this path. Correct or not? उसका मतलब यहां पर ही अटैक होगा ना यहां से. उसका मतलब क्लोरीन फाइनली आके यहां पर बना. उसका मतलब अब तुम ध्यान दो यहां पर, यहां जो इंटरमीडिएट बना था, यहां जो इस केस में इसका जो इंटरमीडिएट बना था, इसके इंटरमीडिएट में हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन वाज देयर? 6. इसका इंटरमीडिएट में 6 हाइपर कॉन्जुगेशन था. इसका इंटरमीडिएट में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? अरे इसका भी तो इंटरमीडिएट बना. CH2 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव में आ जाएगा H. तो कितना हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया? 3. 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ इसका इंटरमीडिएट में. इसका इंटरमीडिएट में 6 हुआ, इसका इंटरमीडिएट में 3 हुआ. अब बताओ दोनों रिएक्शन में किसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा? ऊपर वाला फास्ट होगा या नीचे वाला रिएक्शन फास्ट होगा? नीचे वाला. Which intermediate is more stable? यहां पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन बना था इस इंटरमीडिएट में. यहां पर कितना इंटरमीडिएट बना इस केस में? 3. मतलब इसका जो प्रोग्रेस होने का जो पाथ है दैट इज मोर स्मूथ, ज्यादा स्टेबल. सो इफ द इंटरमीडिएट इज, तो यहां पर एक पॉइंट लिख लो, मोर द स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. More the stable the intermediate, faster the rate of reaction. जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा. Thereby R1 is more than R2. Is it clear? More the stable the intermediate, faster the rate of reaction.
नाउ लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट केस। एक हो गया बेंजोइक एसिड, एक हो गया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। व्हाट इज जी? जी कोई ग्रुप होगा यहां पर, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड, this is called ortho substituted benzoic acid। what is G? G could be any group। अब यहां पर ध्यान रखना है, it is found that irrespective of the nature of the group, irrespective of the nature of G, G किसी टाइप का नेचर क्यों ना हो, whether it is इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इसमें प्लस एम है, माइनस एम है, तो जब भी एसिड ग्रुप से, विच एसिड ग्रुप? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का ऑर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो इस केस में एसिडिक नेचर इज मोर देन द, एसिडिक नेचर उसका बढ़ जाता है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी, के वैल्यू ऑफ बी इज मोर देन द के वैल्यू ऑफ ए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन द अनसब्स्टिट्यूटेड। इस इफेक्ट को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन में बेंजोइक एसिड का ऑर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप आ जाने के चलते उसका एसिडिक नेचर एबनॉर्मली बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहां रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। रिपल्सन को कम करने के लिए वो अपना H+ को आसानी से रिलीज कर देता है। सो ड्यू टू रिपल्सन इट विल लूज इज H+ फास्टर, इससे एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्थो? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में ये इफेक्ट पाया गया है। So G can be any group. G could be any group। अब जैसे पहले समझो यहां पर, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? कोई भी एक एसिड, अभी तक हम लोग ये पढ़े थे कोई भी एक एसिड में यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, इफ एसिड इज अटैच विथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इज अटैच विथ ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा होगा, कोई भी एक एसिड है जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है, तो उसका एसिडिक नेचर क्या होता है? कम हो जाता है, होता है ना। एसिड के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच रहने से उसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है। करेक्ट और नॉट? मगर बेंजोइक सिस्टम में क्या पाया गया? रिंग सिस्टम में, बेंजोइक केस में, मतलब बेंजीन के साथ एसिड ग्रुप, इस केस में क्या पाया गया? जब भी, अच्छा CH3 का क्या इफेक्ट होगा यहां से बताओ? इस CH3 का, ये CH3 इस रिंग में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि वहां से निकाल रहा है? बाय व्हाट इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब वो देगा कहां पर? ध्यान दो, ऑर्थो एंड पैरा। अब जब ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन यहां पर जब दिया इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऐसा समझो कि एसिड हम लोग कैसे चेक करते हैं? पहले तो कॉन्जुगेट सिस्टम में लेके आते हैं, तो पहले तो हम लोग इसका H+ निकाल देते हैं। H+ निकल गया। अब H+ जब यहां से निकल गया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बताओ रिंग की तरफ डिलोकलाइज हो पाएगा क्या? रिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो चुका है। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? रिंग, नेगेटिव चार्ज इस रिंग की तरफ आ नहीं पाएगा, मतलब इसका डिलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिंग में कम होने का चलते इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाना चाहिए था? एसिडिक नेचर घटना चाहिए था। करेक्ट और नॉट? मगर यहां पर नाम क्या है इस इफेक्ट का? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब व्हेन एसिड ग्रुप में कोई ऑर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप जुड़ा क्यों ना रहे, उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है।
क्यों बढ़ता है? क्योंकि रिपल्सन के चलते। यहां जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन को कम करने के लिए H+ आसानी से निकल जाता है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्सन दिस H+ विल कम आउट फास्टर, जल्दी से वो निकल जाएगा, तो इससे एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट में यहां नेचर ऑफ द ग्रुप नहीं देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है या ले रहा है, वो नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि उस ग्रुप का साइज कितना बड़ा है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा। उसका मतलब लिख लो, ऑर्थो इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ग्रुप। साइज पे डिपेंड करेगा, ना कि नेचर पे। साइज का मतलब स्टेरिक फैक्टर, बल्कीनेस, hindrance factor या bulkiness. So bigger the size of the group at ortho position, more stronger the acid. हाँ, अब देखो यहां पर मान लो कि ये चारों का बीच का हमें कंपेयर करना है एसिडिक नेचर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पहले एक ग्रुप जो देखते हैं उसका चेक करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या इफेक्ट अप्लाई होगा। यहां तो कोई ग्रुप अटैच नहीं है, यहां पर एक है, तो हमें पता है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा और +I भी होगा। यहां क्या होगा, +I केवल होगा ना, मेटा में क्या होगा, केवल +I। हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा क्या मेटा में? नहीं। अच्छा, पैरा में क्या होगा, +I, दोनों होगा। उसका मतलब अब पहले ऐसे समझो, ये बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में है? विच रिंग? रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी, रिंग डी। विच रिंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? रिंग बी। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन यहां है और यहां है, तो दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम है, मगर इसका इंडक्टिव ज्यादा है कि नहीं? सो रिंग बी हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन डी, देन सी। यही तो ऑर्डर होगा। तो जब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। तो उस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे वीक एसिड क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। फिर बताओ, फिर डी, क्योंकि नेक्स्ट रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है, तो बी के बाद डी, देन सी। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? ए होगा। यही तो होना चाहिए, मगर हमें पता है कि यहां पर ऑर्थो इफेक्ट आता है। सो ऑर्थो इफेक्ट के चलते ध्यान रखना है, इसका जो सबसे कम था वो सबसे आगे पहुंच जाता है, उसका एसिडिक नेचर एब्नॉर्मली बढ़ जाता है। मतलब ऑर्डर, बाकी का ऑर्डर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट हम लोग यहां और यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। नाम ही है ऑर्थो इफेक्ट, मतलब ऑर्थो पोजीशन में अप्लाई होगा। तो डी सबसे कम होना चाहिए था, मगर डी सबसे ज्यादा हो गया, तो एक्चुअल आंसर क्या होगा? एक्चुअल आंसर में डी यहां पर होगा। वो बी होगा। हाँ बताओ। अच्छा, यहां तो बी होगा। हाँ, सॉरी, यहां पर बी हो जाएगा, करेक्ट। यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। हाँ, उसका मतलब इस टाइप का इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे? जब भी तुम्हें ऑर्थो पोजीशन में सिस्टम क्या दिखना चाहिए तुम्हें? बेंजोइक एसिड, मतलब ये एसिड ग्रुप होना चाहिए, और उससे ऑर्थो पोजीशन में तुम्हें ग्रुप दिखना चाहिए। तो इरिस्पेक्टिव ग्रुप का तुम्हें नेचर नहीं चेक करना है। जब भी तुम्हें ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप दिख रहा है
तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। जो कम होना चाहिए था वो देखो सबसे आगे चला गया। इस इफेक्ट को हमें समझना है और अप्लाई कैसे करते हैं ये भी समझना है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट में एक्सप्लेन करने के लिए इस इफेक्ट को हेल्प लिया गया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में ये इफेक्ट पाया जाता है। एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ द रिपल्सन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में ही रिपल्सन होगा। मेटा में जब चला गया डिस्टेंस बढ़ गया, पैरा में और डिस्टेंस बढ़ गया। सो दैट कुड बी द रीजन बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। और ऑर्थो इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे डिपेंड करेगा, बल्कीनेस पे डिपेंड करेगा, स्टीयरिक फैक्टर, रिपल्सन पे डिपेंड करेगा। अब जैसे कि CH3, कंपेयर द एसिडिक नेचर। Compare the acidic nature of the following 4 acids. सबसे बड़ा ऑर्थो ग्रुप में कहां पर तुम्हें दिख रहा है? डी। डी में टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, उसका मतलब यहां रिपल्सन सबसे ज्यादा। देन दिस ऑर्थो इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। तो जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा रिपल्सन, जितना ज्यादा रिपल्सन H+ उतना फास्ट निकल जाएगा, क्योंकि उसको तो रिपल्सन को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैसे करेगा? बाय रिलीजिंग H+। सो यहां सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि डी में ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ऑर्थो इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। सो सबसे ज्यादा डी, देन सी, देन तो ऑर्थो इफेक्ट हम लोग कहां अप्लाई करेंगे? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हर जगह पे नहीं अप्लाई करना है, बेंजोइक एसिड का सिस्टम में अप्लाई करना है। एंड ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप होना चाहिए। कोई भी कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन में ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई नहीं कर देंगे। ऑर्थो इफेक्ट होता है बेंजोइक एसिड केस में, और वो भी ऑर्थो पोजीशन में कोई भी ग्रुप होना चाहिए। The bulky the group, more the ortho effect. And ortho effect के चलते acidic nature बढ़ जा रहा है, ध्यान रखना है। Due to ortho effect, acidic nature is increases. बताओ विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ए और बी? यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल और मिथाइल है। यहाँ पर एक साइड में इथाइल है, तो मिथाइल दोनों साइड से रहेगा, तो दोनों साइड से इसको रिपेल करेगा ना। मिथाइल यहाँ तो CH2 CH3 है, तो उसका मतलब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो वो कार्बन तो इससे दूर होते जाएगा। Here both the ortho position is blocked. Here one of the ortho is blocked. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? B is more than A।
दो द नंबर ऑफ कार्बन इज सेम बोथ द केसेस, बट हियर बोथ द ऑर्थो इज ब्लॉक्ड। दोनों ऑर्थो में ग्रुप अटैच है, यहां पर एक ऑर्थो में ग्रुप अटैच है, अदर ऑर्थो तो फ्री है इसका। इज इट क्लियर? Arrange in the increasing order of acidic nature. तो पहले तो देखो हमें दिख रहा है कि ऑर्थो इफेक्ट आ गया। ऑर्थो इफेक्ट के चलते इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। हमें ये नहीं चेक करना है कि यहाँ क्या किस टाइप का ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा हो गया बी। बी को सेपरेट कर लो, बाकी जो बच गया उसमें नॉर्मल इफेक्ट तुम्हें अप्लाई करना है। अब यहां पर आते हैं NO2 का, बताओ इस एसिड ग्रुप में NO2 का क्या इफेक्ट आएगा? मेटा पोजीशन में है, माइनस आई। पैरा पोजीशन में है NO2, क्या इफेक्ट आएगा? प्लस एम। और यहाँ कोई भी ग्रुप नहीं है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप कहां पर दिख रहा है, किस रिंग में दिख रहा है? डी में। तो हमें पता है कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। ये सब पॉइंट एकदम कॉमन पॉइंट है, एकदम याद रखना है इसको, इसमें सोचना नहीं है। इसमें एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक नेचर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां भी है, मगर यहां स्ट्रॉन्गर वाला है क्योंकि माइनस एम अवेलेबल है। उसका मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसका मतलब एसिडिक नेचर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बी को सेग्रीगेट कर चुके हैं। अब हमें ए, सी या डी में कंपेयर करना है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कहां पर है? डी में है। तो उसका मतलब नेक्स्ट एसिड क्या हो जाएगा? डी, देन सी। डाउट है किसी को? बी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। यहां से H प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो तुम बोल रहे हो यहां पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते यहां पर जो डिक्रीज होगा, मगर उसका जो रिपल्सन फैक्टर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रांग हो जाता है। दैट्स व्हाई इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन में जितना बड़ा ग्रुप उतना स्ट्रॉन्गर ऑर्थो इफेक्ट, जितना स्ट्रॉन्गर ऑर्थो इफेक्ट स्ट्रॉन्गर द एसिड। ग्रुप का नेचर नहीं चेक करना है तुम्हें, ग्रुप का साइज चेक करना, बल्कीनेस चेक करना है, कितना बड़ा ग्रुप है उसमें। जैसे अभी तुम जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्लाई करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्लाई करने से क्या दिखेगा कि H प्लस रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ता है या घटता है? यदि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इसका क्या ये H प्लस आसानी से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। उसका मतलब इसका तो कम होना चाहिए ना, कंपैरेटिवली कम हो जाना चाहिए। मगर हमें तो पता है ना कि हम लोग यहां पर कोई नेचर नहीं चेक करेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। हम लोगों को यहां पर नेचर में अप्लाई नहीं चेक करना, नहीं अप्लाई करना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा, इसमें दिमाग नहीं अप्लाई करना है। The ortho effect says that because of the repulsion factor उसका एसिडिक नेचर abnormally बढ़ जाता है, irrespective of the nature of the group.
चलो, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। NH2 है, NH2 है तो बेसिक नेचर होगा, कार्बोक्सिलिक होगा तो एसिडिक नेचर होगा। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस किसको बोलते हैं? लुईस बेस। मतलब तुम ये चेक करो किस नाइट्रोजन, विच नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नाइट्रोजन, किस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या किस नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकलाइजेशन कम है। लेस द डिलोकलाइजेशन स्ट्रॉन्गर द बेस। Sir, BDCA. Sir, BDCA. BDCA अच्छा पहले यहां पर देखो CH3 क्या क्या इफेक्ट होगा बताओ इसमें? प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन, करेक्ट और नॉट? उसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहां पर हो रहा होगा? ऑर्थो में होगा एंड पैरा में। ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है नीचे की तरफ आ पाएगा क्या आसानी से? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो रिपेल करेगा उसको। अच्छा यहां पर इस CH3 का क्या इफेक्ट होगा? प्लस आई। उसका मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अभी तो कंपैरेटिवली, इसका इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली ज्यादा डिलोकलाइज होगा कंपेयर टू बी, करेक्ट और नॉट? अच्छा अब यहां पर आते हैं, यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया ऑर्थो एंड पैरा, तो ये भी नीचे की तरफ आसानी से नहीं आ पाएगा, करेक्ट और नॉट? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस नाइट्रोजन में दिख रहा है तुम्हें? Which नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब किस नाइट्रोजन में डिलोकलाइजेशन सबसे कम है? उसी नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा ना जिसमें डिलोकलाइजेशन कम होगा। तो नाइट्रोजन बी और नाइट्रोजन डी में दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज रिंग में है, तो नाइट्रोजन बी और डी में डिलोकलाइजेशन कम दिख रहा है ना। करेक्ट और नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं यहां तक? तो नाइट्रोजन बी और नाइट्रोजन डी, क्यों? क्योंकि जब ये नीचे की तरफ रेजोनेंस करना चाहेगा तो रिंग में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो उसको तो रिपेल करेगा, तो उसको रेजोनेंस करने देगा नहीं आसानी से। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना नाइट्रोजन बी और नाइट्रोजन डी का लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन कम होगा कंपेयर टू द अदर टू। ठीक है। अच्छा जितना डिलोकलाइजेशन कम उतना बेसिक टेंडेंसी ज्यादा, क्योंकि डिलोकलाइजेशन कम मतलब इलेक्ट्रॉन उसी के पास ज्यादा है, तो वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो रिलीज कर देगा आसानी से। अब फिर से देखते हैं, अब नाइट्रोजन बी में ज्यादा है या नाइट्रोजन डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? बी में, क्यों? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। उस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होना चाहिए था? B is the strongest base because nitrogen B has maximum electron density. बेस हम लोग कैसे चेक करते हैं? बेसिक नेचर कब बढ़ता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होता है। अरे एसिडिक और बेसिक नेचर इतना कंफ्यूजन क्यों है? बहुत इसे, ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एसिडिक नेचर चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, और बेसिक नेचर का मतलब लोन पेयर ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, तो हमें तो ये चेक करना है कहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है। तो क्या ये बोल सकते हैं सबसे बेसिक बी होगा? बी के बाद नेक्स्ट क्या होगा बताओ? अभी भी ए बोल रहे हो। बी के बाद नेक्स्ट हो गया डी, डी के बाद एंड देन, है ना? यही तो ऑर्डर होना चाहिए, मगर पाया क्या गया? बी सबसे कम होता है। क्या होगा? डी सी ए बी, ये ऑर्डर होगा, होना तो ये चाहिए था। इस इफेक्ट को बोलते हैं स्टीयरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन।
अब ये होता क्या है देखो, तो ध्यान रखना इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या है। एक्चुअल ऑर्डर हो गया, सबसे कम हो गया बी, एंड देन द रेगुलर ऑर्डर में जो भी है, जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग था डी, देन सी, देन ए, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। अब ये हुआ क्यों, अब यहां पर देखो, सो दिस इज NH2। हाँ, अच्छा अब यहां पर एनिलीन, एनिलीन का बेसिक नेचर का मतलब क्या, बेस है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इस पे अटैक कौन करेगा, एसिड अटैक करेगा, H प्लस गोज ओवर हियर, H प्लस इसका लोन पेयर पे अटैक किया, अब यहां पर देखो, यहां पर ऑर्थो पोजीशन NH2 से देखो, ऑर्थो पोजीशन में एक ग्रुप अटैच है। अब जब यहां H प्लस आया, H प्लस जब यहां पर अटैक किया मतलब प्रोटोनेशन हो रहा है। अब पहले ध्यान से समझो, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ द नाइट्रोजन हियर, यहां पर हाइब्रिडेशन क्या था, sp2। अब प्रोटोनेशन होने के बाद ये कहां पहुंच गया, sp3 पहुंच गया, ठीक है, sp3 पे यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर भी ये sp2 है, यहां पर क्या पहुंच गया, sp3। अब sp3 पहुंचने का मतलब पहले बॉन्ड एंगल क्या था, नियर टू 181, नियर टू 120 था, sp2 नाइट्रोजन है ना यहां पर, नाइट्रोजन sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल क्या था, 120 के करीब था। अभी बॉन्ड एंगल कहां पहुंच गया, sp3, मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 109 डिग्री 28। और यहां पर इस ग्रुप जी होने के चलते यहां पर रिपल्सन क्रिएट हो गया। रिपल्सन क्रिएट होने का मतलब क्या, इस नाइट्रोजन यहां पर अनस्टेबल हो गया, बिकॉज ऑफ रिपल्सन दिस बिकम अनस्टेबल, मतलब प्रोटोनेशन होने से वो अनस्टेबल हो रहा है। बेस NH2 क्या है, बेस, बेस यदि H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो अनस्टेबल हो रहा है। क्यों अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि रिपल्सन क्रिएट हो जा रहा है यहां पर, क्योंकि बॉन्ड एंगल घट गया है। कोई भी बेस अपना H प्लस लेके वो अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा, मतलब इसका H प्लस लेने का टेंडेंसी इज वेरी लेस, दिस इज कॉल्ड स्टीयरिक इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब क्या, रुकना। क्यों रुक रहा है, क्योंकि स्टीयरिक है, इसका एक रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। ड्यू टू रिपल्सन ऑफ दिस ग्रुप इट इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट H प्लस, दैट इज कॉल्ड इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब क्या, रुकना, उसको प्रिवेंट करना। स्टीयरिक का मतलब बिकॉज ऑफ रिपल्सन, तो ऑर्थो पोजीशन में ग्रुप होने के चलते उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी घट जा रहा है, क्योंकि एक्सेप्ट कर जाएगा तो अनस्टेबल का तरफ चला जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्टीयरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। ये कहां अप्लाई होता है, ये वहीं होगा, एनिलीन सिस्टम में अप्लाई होगा। जैसे ऑर्थो इफेक्ट हम लोग कहां अप्लाई किए थे, बेंजोइक एसिड सिस्टम में, ये इफेक्ट कहां पर अप्लाई होगा, एनिलीन सिस्टम। व्हाट इज एनिलीन सिस्टम, एनिलीन का मतलब दिस इज कॉल्ड एनिलीन। और इस इफेक्ट होने के लिए ऑर्थो पोजीशन में एक ग्रुप जी होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दो, irrespective of the nature of the group, irrespective of the nature of the group, the basic nature of this whole system decreases। मतलब तुम्हें जी का नेचर नहीं चेक करना है कि जी में इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ जा रहा है कि रिंग से निकल रहा है। irrespective of the nature of group, the basic nature of that system is decreases। this is known as steric inhibition to protonation। किस सिस्टम में अप्लाई होगा, इस सिस्टम में अप्लाई होगा। उस हिसाब से सबसे कम ये हो गया, पहले तुम इसको सेग्रीगेट कर लो, सबसे कम हो गया क्योंकि इसमें ये फैक्टर अप्लाई हो जाएगा, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। अब जो बच गया उसमें तुम रेगुलर इफेक्ट अप्लाई करो। पहले तुम सेग्रीगेट कर लो कि क्या कहां पर अप्लाई होता है इफेक्ट, उससे तुम उसको निकाल लो,
बाकी जो बच गया उस पे तुम जो रेगुलर इफेक्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, जिसका जो इफेक्ट होता है वो तुम्हें अप्लाई करना है। क्या ये समझ में आया? तो अभी तक हम दो डिफरेंट टाइप का इफेक्ट समझ रहे हैं। एक ऑर्थो इफेक्ट जो बेंजोइक एसिड का सिस्टम में अप्लाई होता है, ऑर्थो पोजीशन में अप्लाई होगा। एंड सेकंड इज स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, जो एनिलीन का सिस्टम में अप्लाई होगा एट ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप है तो। फिर से लिखो, दिस इफेक्ट इंक्रीजेस, मतलब ये इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा जब ग्रुप का जी का साइज बढ़ जाएगा। सो बिगर द बल्कि द साइज ऑफ दिस जी ग्रुप मोर द इफेक्ट, जी का साइज जितना बड़ा होगा इस इफेक्ट उतना स्ट्रांग होगा और उसका बेसिक नेचर उतना कम हो जाएगा। बल्कि द ग्रुप जी स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट एंड लेस द बेसिक नेचर। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर NH2 and CH3। अब तुमसे यदि ये कंपेयर करने बोले which of the following is a stronger base, तुम पहले ये देखोगे कि भाई हमारे पास एनिलीन सिस्टम है, ऑर्थो पोजीशन में ग्रुप अटैच है। अब तुम ये चेक करोगे कि दोनों में से साइज बड़ा किसका है, क्योंकि इथाइल का साइज बड़ा होता है, मतलब यहां पर स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन फैक्टर ज्यादा है। जितना ज्यादा स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन वाला फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, उसका बेसिक नेचर उतना कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स ए और बी में स्ट्रॉन्गर बेस क्या है, ए इज मोर देन बी। इज इट क्लियर? यहां पर दो केस में एक्सेप्शन है। अब यहां पर लिख लो, दिस इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इफ जी इज OH ग्रुप और OR ग्रुप। जब जी तुम्हारा ये दोनों ग्रुप होगा तब तुम्हें ये इफेक्ट अप्लाई नहीं करना है, नॉर्मल इफेक्ट से निकालना है। एक्सेप्ट दिस टू, हमेशा स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन अप्लाई हो जाएगा। फॉर दिस टू ग्रुप, इफ जी इज दिस टू ग्रुप, अच्छा जी कहां होना चाहिए, जी ग्रुप जरूर जी होना चाहिए ऑर्थो में। तो ऑर्थो में यदि ये दो ग्रुप अटैच है तो ध्यान रखना ये इस इफेक्ट को तुम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, तुम हर सभी का अपना जो इफेक्ट होता है, कहां रेजोनेंस होगा, कहां इंडक्टिव होगा, वो तुम्हें अप्लाई करना है। इस इफेक्ट से तुम्हें सेग्रीगेट नहीं करना है। इफ जी इज दिस टू ग्रुप, वन ऑफ दिस ग्रुप, देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस इफेक्ट। ये इसका एक्सेप्शन है। अदरवाइज ऑल केसेस स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन अप्लाई होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ जी। इज इट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन है के ए वैल्यू को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए वैल्यू, सॉरी के बी वैल्यू। बेस के लिए क्या होगा के बी और एसिड के लिए के ए, मतलब स्ट्रॉन्गर द बेस मोर द के बी। ध्यान रखना है, जिसका के बी वैल्यू ज्यादा होता है उसका बेसिक नेचर ज्यादा होता है,
एंड एसिड में जिसका के ज्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। तो जब भी एसिड में निकाला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट में ले आते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बेस में तुम कॉन्जुगेट एसिड बना लो। बेस में हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं, एसिड में कॉन्जुगेट में आके चेक करते हैं। पहले अप्लाई करो, बताओ OCH3 का यहां पर क्या इफेक्ट होगा इस रिंग में? प्लस एम एंड माइनस आई होगा। डी में क्या होगा? माइनस आई। और सॉरी डी में नहीं, मतलब यहां पर सी में, यहां पर डी में क्या होगा बताओ? माइनस आई। अच्छा, बेसिक नेचर ज्यादा होने का मतलब तुम्हें नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ये देखना है कि कम है ये देखना है? ज्यादा है। बेस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वही ना डोनेट करेगा। तो तुम्हें तो क्या देखना है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। उसका मतलब दो केस हमें दिख रहा है जहां इलेक्ट्रॉन रिंग में ज्यादा जा रहा है। एक तो बी में प्लस एम है, एक में डी में प्लस एम है। मतलब ये दो केसेस में रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा है। तो रिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग नीचे की तरफ उतर पाएगा क्या? डिलोकलाइज हो पाएगा क्या आसानी से? नहीं। उसका मतलब क्या ये क्लियर हो रहा है कि बी और डी जरूर ए और सी से स्ट्रॉन्गर बेस होगा। बी और डी मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन ए और सी। अच्छा पहले ए और सी में निकाल लेते हैं, बताओ सी क्या कर रहा है? से इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है। मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो घटा रहा है, मगर ए में तो ऐसा कोई ग्रुप अटैच नहीं है। तो पहले ए और सी में बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा? ए इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन सी। बताओ इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब हमें चेक करना है बी और डी में। बी में भी प्लस एम है, डी में भी प्लस एम है, तो प्लस एम इफेक्ट से हम तो नहीं निकाल पाएंगे। अब हमें देखना है यहां माइनस आई और इसका माइनस आई। इसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, इसका माइनस आई थोड़ा वीक है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अब कंपेयर करो विच नाइट्रोजन ऑफ बी और नाइट्रोजन ऑफ डी, विच नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? नाइट्रोजन ऑफ डी, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट वीक है। प्लस एम दोनों का सेम, माइनस आई इसका वीक, सो दैट मीन्स दिस नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू द नाइट्रोजन ऑफ द बी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वही तो दे पाएगा। दैट मीन्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? बताओ समझ में